गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। मैं सी ए रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि पार्ट 5 था। आई होप आप सब वो क्लास करके आए होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे आज कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को पूरा करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी here Maslow hierarchy of needs is given over here in the center of screen, and in the both side you can see monetary and non-monetary incentives are there. In the both the side you can see monetary and non-monetary benefits given over here. तो मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ कि मॉनेटरी इंसेंटिव क्या क्या है और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या क्या है। देखो, ये है मॉनेटरी इंसेंटिव, ये है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, तो मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब क्या होता है, जो मनी के टर्म्स में दिया जाता है, पैसे के टर्म्स में दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स, और इसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है, जो सैलरी और वेज सैलरी के अलावा जो कंपनी देता है उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो ये मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। समझ में आया? मतलब ये सैलरी का पार्ट नहीं है। सैलरी तो जो मिला, जैसे आपको 20,000 रुपये सैलरी मिला एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में, तो सैलरी जो मिल रहा है फिक्स है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये सारा चीज़ मिलेगा। ये 8 चीज़ होगा, ये पैसे के टर्म्स में दिया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव। ये पैसे के टर्म्स में नहीं दिया जाएगा, ये गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा हम वो सीखेंगे यहाँ पे। मतलब पैसे के अलावा कुछ और दिया जाएगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, तो आप समझ आ गया होगा आपको कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में हम देखते हैं कि एम्प्लॉय को कब कब क्या क्या चाहिए, तो वो पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको बेनिफिट देता है, मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, देखिए, जो एक मैं बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ आपको अभी, बेसिक चीज़ है कि इंसान जब एम्प्लॉय लोअर लेवल में होता है, जब एम्प्लॉय ये वाले लोअर लेवल में होता है, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स जब उसको पूरा करना है, तो उसको दिया जाता है मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, लेकिन जब इंसान हायर लेवल में पहुंच जाता है, ठीक है, जब इंसान हायर लेवल में पहुंच जाता है तो उसको दिया जाता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, तब क्योंकि ये इंसान, देखिए आप ऊपर लेवल में क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, बिलोंगिंगनेस, तो ये सारा चीज़ पैसों से पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए चाहिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में एम्प्लॉय को पैसा नहीं चाहिए होता है, उसको ये सारा चाहिए होता है, स्टेटस चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, उसका करियर एडवांसमेंट होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, उसको कोई चैलेंजिंग जॉब चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो ये हायर लेवल एम्प्लॉय को ये सारा चीज़ चाहिए होता है। और लोअर एम्प्लॉय जो है, जैसे मतलब एकदम लोअर लेवल एम्प्लॉय है, ठीक है, लोअर लेवल तो मतलब आप जानते ही होंगे, एकदम बेसिक लेवल का एम्प्लॉय है, ठीक है, कम सैलरी वाला, तो उसको मॉनेटरी इंसेंटिव से ज़्यादा लगाव होता है और वो मॉनेटरी इंसेंटिव से ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील करता है। लेकिन जब एम्प्लॉय जब हायर लेवल में पहुंच जाता है तो उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हायर लेवल में ये सारा चीज़ है जो कि कल हम पढ़े थे, तो उसको ये सारा चीज़ जो है ना, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेंथ, सेल्फ एस्टीम और स्टेटस, ये सारा चीज़ उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ही दे सकता है, और वो एम्प्लॉय जो है वो इसी से सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, अब जैसे इसी बात को मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं सुना होगा तो सुन लेगा। यहाँ है राम, ठीक है, वो राम जो है वो इस लेवल में पहुँच गया है। ठीक है, 3, 4, 5 वाले लेवल में है राम। ठीक है, और यहाँ है चंदू, ये है चंदू इस लेवल में।
ठीक है। तो चंदू जो है, चंदू को चाहिए मॉनेटरी इंसेंटिव। चंदू को कौन सेटिस्फाई करेगा, चंदू को कौन मोटिवेट करेगा, मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, एरो आप देख सकते हैं इधर में है। और राम जो है वो भाई साहब बड़े लेवल में पहुंच गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए हैं। ठीक है, सीता के पति बन गए हैं। तो उनको कौन सेटिस्फाई करेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एस्टीम उनको कौन प्रोवाइड करेगा, उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का फ़र्क। ठीक है, तो अब हम जाते हैं टॉपिक पे, मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है। ये इसके पॉइंट्स हैं, इसके 8 पॉइंट्स हैं और इसके भी 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत मज़ा भी आएगा आपको देख करके, और लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है अलग अलग टाइप का, तो आपको ध्यान से सुनना है। अब मैं डायग्राम हटा दूँ। ठीक है, देखो हम पहले देख लेते हैं फटाफट से मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब वो जो कि पैसे के टर्म्स में दिया जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको क्लास बोरिंग लगेगा, इसीलिए मैं अपने हिसाब से नॉर्मल स्पीड में पढ़ाता हूँ। ठीक है, पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस मतलब इसमें क्या होता है, अलाउंस मतलब जब कोई आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसे पिछले साल आपको 20,000 सैलरी मिल रहा था, एम्प्लॉय को 20,000 सैलरी मिल रहा था। कब, पिछले साल 2019 में। ठीक है, अब की बार वो बढ़ करके हो गया 22,000, तो ये हो गया पे एंड अलाउंस। ठीक है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सैलरी बढ़ाता है, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। बस इतना ही है। ठीक है, अब सेकेंड है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग आप अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप आप पढ़े ही होंगे, तो पार्टनरशिप में आपने सीखा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है, आप सीखे ही होंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल के बाद सरप्लस प्रॉफिट होगा तो वो शेयर किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये फिक्स कर लिया कि अगर प्रॉफिट अगर 20% से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो शेयर किया जाएगा, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग होता है। ठीक है, तो कंपनी डिसाइड कर लेता है एक फिक्स परसेंटेज, अगर प्रॉफिट उससे ज़्यादा हुआ तो वो शेयर किया जाएगा, अदरवाइज शेयर नहीं किया जाएगा। तो जैसे 20% फिक्स किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, और अब की साल प्रॉफिट हुआ 25%, तो वो जो 5% प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये 5% प्रॉफिट क्या है, इसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, ये 5% प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज़ को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इसमें दो चीज़ें, को पार्टनरशिप अलग है, स्टॉक ऑप्शन अलग है, दोनों को एक ही मत समझिएगा। मतलब कॉन्सेप्ट अलग है, वैसे एट द एंड वो दोनों एक ही चीज़ होता है। मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। थर्ड वन इज़ को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। मतलब को पार्टनरशिप मतलब होता है कि उसको मालिक वाला हक दे दिया जाता है, मतलब उसको मैनेजमेंट का जो शेयर है उसमें उसको हक दे दिया जाता है एम्प्लॉय को। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप सब कंपनी अकाउंट्स पढ़ लिए होंगे, शेयर कैपिटल वाला, जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, शायद आप 11th में पढ़े थे या 12th में, 11th में पढ़े थे शायद। ठीक है, तो उसमें होता है शेयर कैपिटल कंपनी का, कंपनी जो है उसका शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, और कंपनी का शेयर कैपिटल है, सपोज मान लो इशूड कैपिटल कंपनी का है 100 lakhs। ठीक है, इशूड कैपिटल कंपनी का कितना है, 100 lakhs। अब कंपनी क्या करेगा, इसमें से कुछ पार्ट वो एम्प्लॉय को दे देगा। ठीक है, ठीक है, सपोज आपके कंपनी का एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉई है,
आपके कंपनी का एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, वो बहुत अच्छा काम किया, तो आपने उसको बनाए रखने के लिए आपने इसमें से 5% शेयर उसको दिया आपके कंपनी का। तो उसका कैपिटल कितना हो गया? 5% ऑफ 100 लैक्स, सिंपल 5 लैक्स। ठीक है, तो 5 लाख का मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन कंपनी ने किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। 5% का मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन कंपनी ने एम्प्लॉय को दिया। इसी को बोलते हैं को पार्टनरशिप। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ उसको कई बार एम्प्लॉयज़ को को पार्टनरशिप भी करवाया जाता है ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे कंपनी में, वो अच्छे से काम करता रहे। ठीक है, तो ये तो था को पार्टनरशिप। स्टॉक ऑप्शन क्या है? देखो, ये अल्टीमेटली जो 5 लाख मिलेगा, ये जो 5 लाख है, ये तो वही 100 लाख का ही तो हिस्सा है ना, ये 100 लाख का ही तो हिस्सा है। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल में तो गया। अब देखो आगे क्या है, स्टॉक ऑप्शन क्या है, यहीं पे रहने दो इसको। अब देखो कि स्टॉक ऑप्शन क्या है। क्या होता है, कई बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एसऑप के नाम से जानते हैं, ESOP। 11th क्लास में आप इसके बारे में पढ़े थे, चैप्टर 7, बिजनेस स्टडीज़ का ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ESOP क्या होता है? अंडर स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट ए सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। मतलब क्या है, अभी जैसे कंपनी शेयर इशू कर रहा है, अभी कंपनी शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, कंपनी इज़ नाउ इशूइंग शेयर। मार्केट वैल्यू है MV, मतलब मार्केट वैल्यू उस शेयर का है 1500 रुपये, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 1500 रुपये, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय का रेट है मात्र 500 रुपये। ठीक है, एम्प्लॉय का रेट है मात्र 500 रुपये। ठीक है, एक एम्प्लॉय, अब देखो इसको देख के एम्प्लॉय खुश होगा क्योंकि मार्केट में देखो उसी शेयर का भाव है 1500 रुपये और एम्प्लॉय के लिए वो शेयर का भाव है 500 रुपये। तो कितना डिस्काउंट में मिला? 1000 रुपीज़ डिस्काउंट में मिला। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन मतलब कुछ साल तक ये शेयर को वो एम्प्लॉय बेच नहीं सकता। मतलब ये जो 500 रुपये में उसको शेयर ज़रूर ऑफर कर रहा है कंपनी, लेकिन इस शेयर को एम्प्लॉयज़ सेल नहीं कर सकता। से कुछ साल तक के लिए कंपनी उसमें लॉक इन लगा देगा, उसमें मतलब कैप लगा देगा कि इस साल तक, मतलब जैसे मान लीजिए 3 साल का लॉक इन उसने लगाया। आज है डेट, आज का डेट है सपोज़ मान लीजिए 6 जून 2020। तो यहाँ से सपोज़ मान लीजिए 3 इयर्स का लॉक इन कंपनी ने लगाया। ठीक है, तो अप टू 5/6/23 तक, मतलब 5 जून 2023 तक का एम्प्लॉयज़ उसको सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो 3 इयर्स का लॉक इन कंपनी ने लगा दिया। ठीक है, तो एक हिसाब से कंपनी का इच्छा क्या है, कंपनी का मोटिव क्या है? कंपनी का मोटिव ये है कि मेरे जो अच्छे एम्प्लॉई हैं उनको मैं अपने अंडर में रखूं। ठीक है, अब जब एम्प्लॉयज़ को शेयर ज़रूर दिया गया 500 में, 1500 का शेयर उसको 500 में मिल गया, लेकिन अगर उसको वो बेच ना पाए तो वो उस कंपनी में ही रहेगा, उस कंपनी को छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपको, आई होप कि आपको ESOP समझ में आ गया होगा। मैं ESOP का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कृपया करके वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ESOP समझ में आ गया। यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल दिया जाता है, 5 लाख का शेयर कैपिटल दिया गया। वो कैसे दिया जाता है, वही है ये ESOP। ठीक है, मैं बताया था ना, मैं बोला ना ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो ये 5 लाख कैसे हुआ ये बता रहा हूँ। अब उसको शेयर मिल गया 500 रुपये में। ठीक है, लेकिन
वो शेयर 1500 रुपये का है ना, वो शेयर है 1500 रुपये का। अब कंपनी क्या, एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको जब 500 रुपये में शेयर मिल रहे हैं, अब कंपनी एम्प्लॉय क्या करेगा, 1000 शेयर 1000 शेयर कंपनी का खरीद लिया। कौन, एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब टोटल वैल्यू कितना हो गया, 1000 शेयर एम्प्लॉय ने खरीदा, तो वैल्यू कितना हो गया, 500 में उसको शेयर मिला और उसने 1000 शेयर खरीदा, तो टोटल 5 लाख रुपया हुआ ना। ठीक है, तो इसी को, यही 5 लाख रुपए ये है, ये जो 5 लाख, ये जो 5 लाख है, ये यही वाला है। समझ में आया। इसी तरीके से को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब है बोनस। 4th नंबर इज़ बोनस। बोनस का मतलब तो पता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। सिंपली मतलब जैसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे दिया कंपनी ने, कोई ट्रिप दे दिया, फॉरेन का ट्रिप दे दिया, ठीक है, कोई छुट्टी का ट्रिप दे दिया, गोल्ड वगैरह दे दिया, ठीक है, दिवाली वगैरह में, क्रिसमस में दे दिया, न्यू ईयर में कोई बोनस दे दिया, जैसे कि मिलता ही है। ठीक है, बोनस एक कॉमन सा चीज़ है और आप इसका मतलब जानते हैं, बोनस का मतलब। ठीक है, 5th नंबर इज़ कमीशन। कमीशन मतलब कुछ परसेंटेज देना ऑन ए फिक्स्ड यूनिट। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कंपनी सैलरी तो दे ही रहा है, इंसेंटिव का मतलब जैसे कि मैं बताया था, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। ये सैलरी से इसका कोई मतलब नहीं, सैलरी तो जो फिक्स मिल रहा है मिल रहा है, इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा चीज़। कमीशन का एग्जांपल है, जैसे एम्प्लॉयज़ को, एक एम्प्लॉय है श्यामू, श्यामू का सैलरी है 25,000 रुपये। अब कमीशन उसको ऑफ़र किया गया, वो है एक सेल्समैन। बोले कि 25,000 तो जो तेरे को सैलरी मिल रहा है वो सही है, हाँ, एंड द कंपनी विल प्रोवाइड यू ₹100 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब क्या है, एक यूनिट बिकवाओगे तो तुमको 100 रुपये का कमीशन हम देंगे। ऐसा कौन बोला, कंपनी ने बोला। किसको बोला, श्यामू को बोला। ठीक है, अब सपोज सेल्समैन जो है वो दिन भर में मेहनत करके, ठीक है, 45 यूनिट्स उसने बिकवाया। उसने कितना यूनिट बिकवाया, 45 यूनिट उसने बिकवा दिया। तो 45 × 100, ये 4500 रुपीज़, ये उसका एक्स्ट्रा कमीशन बन गया। ठीक है, दैट इज़ ओवर एंड अबव दिस 25,000। 25,000 तो फिक्स है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई माइनस भी नहीं होना है। लेकिन इसको एक्स्ट्रा ऑफर क्या गया, 100 रुपये पर यूनिट का एक्स्ट्रा कमीशन है। अब वो दिन भर में जितना यूनिट बिकवाए उसको उतना मल्टीप्लाई × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वी कॉल्ड कमीशन, और ये कमीशन आता है मॉनेटरी इंसेंटिव में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है 6 नंबर, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज। प्रोडक्टिविटी लिंक विथ वेज, आपको अगर याद हो तो हम चैप्टर 2 में पढ़े थे। चैप्टर 2 में हम पढ़े थे एक रूल, एक नियम पढ़े थे, समझ लो, कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, पढ़े थे ना हम चैप्टर 2 में, याद है या नहीं है। आई होप कई बच्चों को याद आ गया होगा। चैप्टर 2 क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, याद आया कुछ। तो उसमें एक ये वाला था ना, एक ये वाला टेक्निक था ना, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो वही है ये, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर था ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज। अब आप बोलोगे सर आप बताएंगे नहीं क्या, बता देता हूँ एक बार फिर से, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद नहीं है।
तो ये जस्ट मोमेंट, हाँ, जैसे कि कंपनी ने फिक्स किया अप टू 10 यूनिट जो बनाएगा उसको हम देंगे पर यूनिट का 50 रुपया बनाने का, ठीक है। अबव 10 जो बनाएगा उसको मिलेगा 60 रुपीज़, और बिलो 10 जो यूनिट बनाएगा उसको मिलेगा 40 रुपीज़, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉई ने एक्चुअली काम कैसे किया, एम्प्लॉई ने कैसा काम किया। एक है एम्प्लॉई ए, उसने बनाया 11 यूनिट्स, तो उसको कितना मिलेगा 11 इंटू 60 इक्वल्स टू 660, ठीक है। एक है एम्प्लॉय बी, उसने बनाया 10 यूनिट, उसको कितना मिलेगा 10 इंटू 50 इक्वल्स टू 500। और एक है एम्प्लॉय सी, उसने बनाया 9 यूनिट, तो उसको कितना मिलेगा 9 इंटू 40 इक्वल्स टू 4 9 जा 360। सो कुड यू एबल टू अंडरस्टैंड, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, और इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए 10 यूनिट तो स्टैंडर्ड यूनिट है, अगर 10 यूनिट तक कोई भी बनाएगा इंसान, मतलब 10 यूनिट बनाया तो उसको 50 रुपया मिलेगा, ठीक है। और अप टू और 10 से कम कोई बनाता है तो उसको 40 रुपया करके मिलेगा, और 10 से कोई ज़्यादा बनाता है तो उसको 60 रुपया पर यूनिट करके मिलेगा, ठीक है। तो एक एम्प्लॉई जो है वो उसने 11 यूनिट बनाया, तो 11 इंटू 60 660 रुपीज़ हो गया। मतलब सपोज़ अब और एक इंसान है वो 10 यूनिट बनाया तो उसको 500 रुपीज़ मिलेगा, और एक इंसान है उसने 9 यूनिट बनाया तो 9 इंटू 40 360 मिलेगा। तो आप मतलब देखिए 10 यूनिट बना रहा है तो 500 रुपये मिल रहा है, लेकिन उससे जस्ट एक यूनिट एक्स्ट्रा बना ले रहा है तो वो 160 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है। और उससे एक यूनिट वो कम बना रहा है, 10 से एक यूनिट कम बना रहा है तो उसको 140 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज, मतलब जितना काम आप करोगे उसी हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगा, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, ज़्यादा काम करने का सोचेगा, और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो कि हम पढ़े थे चैप्टर 2 में, ठीक है। अब है 7 नंबर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब क्या होता है, जैसे कि पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गया। पेंशन वगैरह, कई आपके पेरेंट्स को पेंशन भी मिलता होगा, जो सैलरी में होंगे, जॉब में होंगे, पेंशन रहता है। जैसे कि वो बुढ़ापे में जब इंसान जॉब छोड़ देता है तब भी वो पेंशन उसको मिलते रहता है, मतलब कुछ फिक्स मनी होता है जो कि आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है कंपनी से, उसी को बोलते हैं पेंशन। तो ये होता है रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये भी मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। परक्यूजिट, परक्यूजिट मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो कि कंपनी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें आते हैं मेडिकल फैसिलिटी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलता है, ठीक है। हाउस मिलता है, हाउस। तो ये सारे होते हैं परक्यूजिट, ठीक है। तो परक्यूजिट का मतलब ये होता है सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट, सॉरी, इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, हाउसिंग फैसिलिटी। दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी। दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब अगर एम्प्लॉय अच्छा काम किया तो उसको ये सब मिलेगा। और हाउस जो है, जैसे इसमें परक्यूजिट में हाउस है, तो एक एम्प्लॉई है अगर बहुत ज़्यादा हायर लेवल का एम्प्लॉई है तो उसको अच्छा हाउस भी मिलता है, और अगर कोई लोअर लेवल एम्प्लॉय है उसको छोटा हाउस मिलता है। तो दीज डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप आप सबको मॉनेटरी इंसेंटिव समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की तरफ, ठीक है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की तरफ हम मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव आ गया।
और देखो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव किसको मोटिवेट करता है, जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैं बताया था ना, जिनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, एस्टीम चाहिए, लव बिलोंगिंगनेस चाहिए, ठीक है, तो उनको मोटिवेट करता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में सबसे पहला है, हाँ इसका मतलब तो बताया ही था कि जो मॉनेटरी टर्म्स में जिनको पैसा नहीं मिलता है और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं उनको बोलते हैं हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बोला जा सकता है। तो इसमें आता है पहला स्टेटस, ठीक है। स्टेटस मतलब क्या होता है, एक रैंक ऑथोरिटी होता है, ठीक है। तो एक रिकॉग्निशन भी होता है, और इससे क्या होता है, जैसे कि हायर लेवल एम्प्लॉय, टॉप लेवल एम्प्लॉय, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ये एक रैंक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेटस। और इससे जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में एसी वेसी चल रहा होगा, ठंडा लगना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बाहरी क्लाइमेट का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं एक अप्रोच, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का माहौल मतलब क्या है, जैसे कि जो आपके जो बॉस हैं वो आपसे मतलब एम्प्लॉय से गंदे तरीके से बात करते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, हमेशा नेगेटिव अप्रोच है उनका, हमेशा डांटना करने का है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का ख़राब क्लाइमेट माना जाएगा। इसी जगह आपके जो बॉस हैं, मतलब यहाँ पे जो बॉस था वो खड़ूस बॉस था, ठीक है। अब इसी जगह एक बॉस है, माहौल का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बहुत हैप्पी एंड चेयरफुल, ठीक है, हमेशा मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, एक पॉजिटिव अप्रोच है उनका ऑर्गेनाइजेशन में। पॉजिटिव अप्रोच कैसा है, ऐसा करोगे तो आपको और इंसेंटिव मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, ये है एक पॉजिटिव अप्रोच। और नेगेटिव अप्रोच क्या है, अब की बार आपने ये काम नहीं किया तो आपका जॉब चला जाएगा, तो ये है नेगेटिव अप्रोच, जो कि एम्प्लॉयज़ को परेशान करता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं छोड़ के। तो जो बॉस है उसको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, ये येलो वाले बॉस की तरह, और इसी से डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो वो भी मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर इज़ करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रमोशन, सिंपल लैंग्वेज में होता है इसका मतलब प्रमोशन। मतलब आज वो 25,000 का जॉब कर रहा था, 2 साल बाद उसका प्रमोशन हो गया और वो आज 30,000 का जॉब कर रहा है या फिर 40,000 का जॉब कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं करियर एडवांसमेंट, प्रमोशन के नाम से जानते हैं। और इससे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हायर लेवल के वो मोटिवेट फील करते हैं, उनका स्किल बढ़ता है, वो अच्छे से काम करते हैं अगर उनको प्रमोशन दिया गया, हायर लेवल में उनको प्रमोट किया गया, ठीक है। अब जैसे एक सेल्समैन था, वो 25,000 की सैलरी में काम कर रहा था बेचारा, अब वो सेल्समैन को 3 साल के बाद सेल्स मैनेजर बना दिया गया और उसका सैलरी हाइक कर दिया गया, तो वो और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ऑफर्ड बाय कंपनी, ठीक है। फोर्थ वन इज़ चैलेंजिंग जॉब। चैलेंजिंग जॉब मतलब कुछ, अब जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वही काम को कर करके मतलब उनका मन भर जाता है, तो उनको चाहिए कुछ नया काम, कुछ चैलेंजिंग जॉब, ठीक है। जैसे है एम्प्लॉयज़, एक सेल्समैन है, उसका रोज़ का टारगेट है 10 यूनिट बिकवाना, ठीक है, पार्ले जी का ही। पार्ले जी मतलब एक बिस्किट है, आप तो जानते ही होंगे, जी माने जीनियस। उसको रोज़ 10 यूनिट बिकवाने का काम है, 5 साल से वो ये काम कर रहा है, बेचारा बोर हो गया है वो काम कर करके। उसको एक नया टारगेट दिया जाए, आप भी मेरे से बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ के चैलेंजिंग जॉब्स वाला चीज़ सीख गए और आपने उस कंपनी में आप गए
और आपने उसको, उस सेल्समैन को एक नया टास्क दिया, उसको बोला ये लीजिए हाइड एंड सीक, ये भी बिस्किट है, इसके 100 यूनिट बिकवा के आइए। अरे बाप रे, एक हिसाब से तो चैलेंज है, क्योंकि जो इंसान 10 यूनिट बिकवाता है वो 100 यूनिट कैसे बिकवाएगा। तो इट्स ए चैलेंज फॉर एम्प्लॉय। तो कई बार क्या होता है, चैलेंज में एम्प्लॉयज़ वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं, और वो ऐसा अचीव करने के बाद वो खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, तो इसको हम चैलेंजिंग जॉब्स भी बोलते हैं। कई बार चैलेंजिंग जॉब दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए उनको ज़्यादा पे भी किया जाता है, और उसके बाद वो मोटिवेटेड फील करते हैं, और ये एक स्टिमुलेटर का काम भी करता है। स्टिमुलेटर मतलब जो मोटिवेशन को बढ़ा दे। 5th नंबर है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। मैं कुछ चीज़ों के नाम यहाँ लिखूँगा, ठीक है। सर्टिफिकेट, मेडल, ठीक है, प्राइज, गिफ्ट। तो आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा ये सारा चीज़ को देख के। सर्टिफिकेट है लिखा हुआ है पहला, जैसे कोई अच्छा काम करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कुछ अच्छा काम करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आप बच्चों को भी मिलता होगा स्कूल से सर्टिफिकेट, फर्स्ट रैंक सिक्योर करने से, या फिर रैंक सिक्योर करने से, या फिर क्लास में टॉप करने से, तो उसको बोलते हैं टॉप सर्टिफिकेट, ठीक है। कई बार मेडल्स भी मिलते हैं आपको, प्राइज भी मिलते हैं स्टेज के ऊपर, और गिफ्ट वगैरह भी मिलता है कई बार स्कूल से, या फिर आपको कहीं से भी गिफ्ट मिला। तो ये एक एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, मतलब इसमें क्या होता है, जो अच्छा काम किया है उसको ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, मेडल दिया जाता है सबके सामने उसको, और सबके सामने उनका तारीफ़ किया जाता है, ठीक है। तो एक अप्रोच होना चाहिए एम्प्लॉयर का कि जब भी एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो उसको सबके सामने ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाए, और जब भी एम्प्लॉय ख़राब काम करे तो उसको अकेले में अकेले में उसको समझाया जाए, केबिन में बुला करके समझाया जाए। तो ये एक एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का टेक्निक है जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और ज़्यादा काम करने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉय एक खुश होता है, एम्प्लॉय को याद रहता है कि मुझे ये सर्टिफिकेट उस वक्त मिला था, ये मेडल उस वक्त मिला था। तो एक मेमोरी उसके दिमाग में फ्रेम किया जाता है, ठीक है। और इसको सर्टिफिकेट को, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको याद दिलाता हो, उसको हम मोमेंटो भी बोलते हैं। मोमेंटो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटो। वर्ड आपके फ्यूचर में काम आएगा बहुत, मोमेंटो, इसको याद रखिए। मोमेंटो का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो कि आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट को याद दिलाए। जैसे कि आपने टारगेट अचीव किया 1 लाख यूनिट सेल का, तो आपको एक बड़ा सा सर्टिफिकेट मिला फ्रेम किया हुआ, जिसमें आपका छोटा सा फ़ोटो भी होगा, तो वो आपके लिए एक मोमेंटो बन गया, लाइफ टाइम आपको वो मोमेंट याद रहेगा, ठीक है। तो ये सारा पार्ट बनता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करने का, और इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। इसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब जैसे कंपनी ने बोला हम आपको नहीं निकालेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक आप हमारी कंपनी में काम करते रहेंगे, आपको नहीं निकाला जाएगा, या फिर लाइफ टाइम आपको नहीं निकाला जाएगा। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला कंपनी ने एम्प्लॉय को। तो कई बार ये जॉब सिक्योरिटी हानिकारक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हानिकारक, मतलब कई बार ये नेगेटिव काम भी करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। एम्प्लॉय इसके बाद काम करना छोड़ देता है, ढंग से काम नहीं करता, वो सोचता है ठीक है लाइफ टाइम तो मेरे को तो यहीं पे रखा जाएगा, मेरे को तो निकाला नहीं जाएगा, तो मैं क्यों अच्छे से काम करूं। तो कई बार ये बुरा साबित भी होता है, हानिकारक साबित भी होता है। आप देखे होंगे इसका एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब में जो एम्प्लॉय, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप कहीं भी गए होंगे, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह हो गया, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे आपको इस टाइप के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। मन करता है एक झापड़ लगाए उनको जब वो ढंग से काम नहीं करते, तो उनको यही चीज़ का घमंड होता है, उनका जॉब सिक्योर हो जाता है, तो वो ढंग से काम नहीं करते, उनको सिक्योर कर दिया जाता है कि आप लाइफ टाइम हमारे साथ काम करेंगे।
तो ये कई बार बुरा साबित होता है और एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल आप गवर्नमेंट ऑफिस में देखे होंगे। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी देना ही है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए होने चाहिए कि अगर आप अच्छे से काम किए तो ही आपको हम लाइफ टाइम रखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, उसमें एक सितारा लगा देना चाहिए, मतलब स्टार लगा होना चाहिए। आप देखें ना, हर चीज़ में आजकल टर्म्स एंड कंडीशन है, तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा देना चाहिए जिससे कि वो जॉब सिक्योरिटी भी रह जाए और एम्प्लॉय भी नेगेटिव काम ना करे। इसके बाद है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेट करवाना। डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय से सलाह लेना, उसी को बोलते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई डिसीजन लिया गया एम्प्लॉय से पूछ करके कि कितना टारगेट फिक्स किया जाए, तो एम्प्लॉय उस टारगेट को जल्दी पूरा करता है। तो डिसीजन मेकिंग में अगर एम्प्लॉय का डिसीजन लिया जाए तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, और ये भी कहलाता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स, मतलब और फ्रीडम दे दो, और फ्रीडम दे दो। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब मोर फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ का? काम ना करने का थोड़ी, काम करने का, अपने मन से डिसीजन लेना। ठीक है, तो अपने मन से डिसीजन ले लिया कई बार एम्प्लॉय को कुछ नया करने का भी पावर दे दिया गया। एम्पावरमेंट में कुछ भी आ सकता है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय के मन में कॉन्फिडेंस आता है और वो अच्छा काम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी एक पॉजिटिव स्किल है जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। आज हम नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों इंसेंटिव को हम पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ऐसे टॉपिक तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, और कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़, इसके कुछ चीज़ आपको पता होंगे, पहले से आप देखे होंगे। और ये किया क्यों जाता है? ये किया जाता है मोटिवेट करने के लिए। मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब जो पैसे के टर्म्स में दिया जाता है, एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, और ये जो है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव पैसा नहीं मिलता है, कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं उनको, जैसे कि आपने देखा। तो आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए वंडरफुल डे। बाय बाय।